राधे राधे गुरुजी, लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई। तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये हैं सिर्फ 18 साल की समायरा, जो वन ऑफ द यंगेस्ट गर्ल हैं जिन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला है। लिस्ट बहुत लंबी है। अहिल्याबाई होलकर से लेकर आनंदी जोशी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नैयर, इंदिरा नूई, सुनीता विलियम्स। मैं नाम गिनाता जाऊंगा पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। महिलाएं शंख बजा सकती हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट पूरी दुनिया में महिलाएं अपने नाम का डंका जरूर बजा रही हैं। जब हम सिविलाइज्ड हुए, यानी गुफाओं में रहने लगे, एक परिवार बनाकर रहने लगे, तब महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाने लगा। महिलाओं को घर संभालने की जिम्मेदारी मिली और पुरुषों को बाहर से खाना पकड़ कर लाने की और बाद में कमा कर लाने की। धीरे धीरे सारे सोसाइटल नॉर्म्स पुरुषों के हिसाब से हो गए और महिलाओं के लिए सभी कुछ धीरे धीरे वर्जित हो गया। उन्हें हर चीज के लिए पुरुषों से इजाजत लेने की जरूरत पड़ने लगी कि क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं कि नहीं। क्या आप ये मानेंगे कि आज से सिर्फ 100 साल पहले तक अमेरिका में महिलाओं को पब्लिक में पतलून पहनने का, पैंट पहनने का अधिकार भी नहीं था। उससे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उससे भी पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जो हालत अब है, वो अमेरिका की हालत आज से 200-250 साल पहले हुआ करती थी। विमेन एम्पावरमेंट और इक्वल राइट्स की कीमत शायद हम मर्द लोग नहीं समझ पाएंगे इतना ज्यादा, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, सो अच्छी बात है। ये उंगली और ये उंगली, इसके बीच में इस पार्ट पर, इसी जगह पर अगर स्टार आ गया, स्टार कॉमिक्स में ऐसा होता है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, वो एक ही बिंदु पर किसी व्यक्ति को काटती हो। ठीक है। अगर स्टार आ गया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर फीमेल है तो लेस्बियन बनेगी, और अगर वो व्यक्ति पुरुष है तो गे बनेगा। हाथ की लाइन का तो छोड़ दो, बट 1993 में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारे, उसमें एक जीन है XA28, वो किसी इंसान के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद में और भी स्टडीज हुई जिसमें पता चला कि जो 13th क्रोमोसोम है हमारा, 13वां क्रोमोसोम, उसमें एक जीन होता है, वो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में एक भूमिका अदा करता है। धीरे धीरे और स्टडीज भी हुई तो पता चला कि ये इतना सिंपल नहीं है कि एक जीन या 2 जीन किसी इंसान का सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता कर पाए। ये एक ग्रुप ऑफ जीन है, बहुत सारे जीन हैं आपस में मिलकर जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं, वो सारे मिलकर किसी इंसान का सेक्सुअल ओरिएंटेशन निर्धारित करने में एक भूमिका अदा करते हैं। तो है तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज, बट जेनेटिक्स का इसमें डेफिनेटली एक रोल होता है। और ह्यूमंस में ही नहीं, 1500 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज में नेचुरली होमोसेक्सुअल बिहेवियर देखा गया है। यानी कि इंसानों में ही नहीं, सभी तरह के जानवरों में ही एवोल्यूशन के प्रारंभ से ही ये जो बिहेवियर है, सेम सेक्स बिहेवियर, ये उतना ही नेचुरल है जितना हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के बीच में अट्रैक्शन। बेसिकली एवोल्यूशन उसको फेवर करता है जहां पर स्पीशीज के बढ़ाने की संभावना होती है, और ऑब्वियसली सेम सेक्स रिलेशन से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो शायद एक रीजन ये रहा होगा एवोल्यूशन का, इसको बराबर बराबर तरीके से एक्सप्रेस ना करने का। और नॉट टू मेंशन सोसाइटल नॉर्म्स, जिसमें आज भी इस डे एंड एज में भी इसको एक बीमारी की तरह लिया जाता है, तो ये सामने खुलकर वैसे भी नहीं आ पाई। और बेसिकली ये किसी एक इंसान का निजी मामला है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। बट हाथ की लाइनों का, हाथ की लकीरों का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हाथ की लकीरों को हम कहते हैं पामर फ्लेक्शन क्रीजेस, और ये तभी बन जाती हैं जब बच्चा गर्भ में होता है। वो हाथ को जिस तरह से मोड़ता है नेचुरली, उसी हिसाब से उसकी हाथों की लकीरें बन जाती हैं। ये आप भी देख सकते हैं कि आपका हाथ जहाँ पर नेचुरली बंद हो रहा है, मुड़ रहा है, वहीं पर आपको ये क्रीजेस देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम डेवलप होते जाते हैं, हमारे हाथ की लकीरें भी चेंज होती जाती हैं। बट एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी को पसंद करने वाले लोग मुझे कमेंट में गाली ना दें कि मैं उनके धंधे पर चोट पहुंचा रहा हूँ। नो, ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम। आप देख रहे हैं इंस्टा ज्ञान का एक नया एपिसोड, जहां पर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर फैले हुए स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन की, और उससे हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं रियल साइंस के साथ, एविडेंस बेस्ड चीजों के साथ में। तो अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए बस एक बार। ये जो वीडियो है रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हुआ, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या बात की जा रही है।
क्या गंगा जी में बहने वाला गंगा जल साफ होता है? तो आ गए हैं हरिद्वार, गंगा जल लेके जाएंगे और इस सैंपल को टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब घर में सस्ती वाली माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप की कमी लग रही थी। 25x इसका जूम था, तो डिसाइड किया हॉस्पिटल जाएंगे, जान पहचान निकाली और बड़ी खतरनाक माइक्रोस्कोप के नीचे जब गंगा जल जी के सैंपल को देखा तो हैरान कर देने वाला रिजल्ट था कि वहां पे भी कुछ नहीं दिखा। तो वहां पे मैम का कहना था कि माइक्रोस्कोपी में हमने 40x माइक्रोस्कोप फोकस किया है, पर हमें कोई बैक्टीरिया नहीं दिखा, इसलिए हम वाटर कल्चर कराते हैं। तो बेसिकली मैम कह रही है कि कल्चर करना होगा 3-4 दिन तक। 3-4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, आकांक्षा मैम ने भेजी व्हाट्सएप पे, तो हैरान कर देने वाला रिजल्ट था कि इसके अंदर भी कुछ नहीं निकला। इवन लैब वालों का यह भी कहना था कि इस पानी को पी भी सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका लंबा स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, आप जूम करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या इसको फर्दर किसी और तरीके से टेस्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, और भी तरीके से इसको टेस्ट किया जा सकता था, उसकी बात करते हैं। बट मुझे यहाँ पर मशहूर गाना याद आ रहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो अगर गंगा जल इतना पवित्र है, शुद्ध है, तो गंगा मैली क्यों हो गई? क्यों हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है गंगा जल को शुद्ध करने के लिए, जबकि गंगा जल तो नेचुरली शुद्ध होता है। हमारे घर में भी जो मेरी दादी जी थी, वो गंगा जल लाती थी और उसको बॉटल में, कांच की बॉटल में रख देती थी ऊपर, और कहती थी कि ये पानी कभी खराब नहीं होगा। 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो ये भी कहती थी कि गंगा जल बहुत शुद्ध है और सभी चीज़ों को शुद्ध कर देता है। मतलब अगर घर में कुछ ऐसा होता है तो गंगा जल से घर को शुद्ध किया जाता है। और ये भी कहा करती थी कि ये पानी कभी खराब नहीं होगा। बाकी जितने भी तरह के पानी थे, अगर उनको बोतल में रखा जाता है तो 3-4 दिन में उसमें या तो स्मेल आने लग जाती है, पानी खराब हो जाता है। पर गंगा जल खराब नहीं होता था। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पूछा करता था उसका जवाब मिलता था कि गंगा जल पवित्र है। गंगा शिव भगवान की जटाओं से निकलती है और सब कुछ पवित्र कर देती है। ये सर भी जब इन्होंने सैंपल लिया और पता चला कि इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है, यानी गंगा जल बहुत पवित्र है, शुद्ध है, तो आखिर क्यों नहीं मिला इसमें एक भी बैक्टीरिया, उसकी बात कर लेते हैं। पर बेसिकली जो मुझे इस रील से प्रॉब्लम है कि एक ही जगह का सैंपल लिया गया सिर्फ। अगर आपको कोई चीज़ कंपैरेटिव एनालिसिस करना था तो आपको एक नॉर्मल पानी का सैंपल लेना चाहिए था। गंगा जल का सैंपल 3-4 अलग-अलग जगहों से लेना चाहिए था। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, ऋषिकेश, हरिद्वार होते-होते वो उत्तर प्रदेश में जाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। जैसे ही उत्तराखंड से वो जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ, उसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, बाकी अलग-अलग प्रकार के वेस्ट मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर सर ने हरिद्वार से सैंपल लिया था तो एक सैंपल कानपुर से ले लेते, एक सैंपल वेस्ट बंगाल से ले लेते, उन तीनों का एनालिसिस कर लेते नॉर्मल पानी के साथ में, एक स्टडी हो जाती। तो ये इस तरह से नॉर्मली साइंटिफिक स्टडीज़ को किया जाता है। अगर मैं इस पर्सनली स्टडी को करता तो मैं उसमें सिर्फ बैक्टीरिया का टेस्ट नहीं करता, मैं उसमें दूसरी चीज़ें, हैवी मेटल या दूसरी चीज़ों को एलिमेंटल एनालिसिस करता, या फिर उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट यानी ह्यूमन वेस्ट या कुछ और वेस्ट का भी एनालिसिस करता। बहरहाल हर चीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती खुद से, बहुत सारी स्टडीज़ ऑलरेडी की हुई हैं और ये भी कॉमन नॉलेज है कि गंगा का जो पानी है वो क्यों ख़राब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे टेस्ट्स, बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो वायरल नहीं होते क्योंकि हम लोग रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते। तो इस पेपर में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो गंगा का स्ट्रेच है वहाँ से पानी लिया गया और उसका कंप्लीट एनालिसिस किया गया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वाटर क्वालिटी वाज मार्क्ड एज पोल्यूटेड एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो पानी हरिद्वार में पीने योग्य था, 0 बैक्टीरिया थे उसमें, वो कानपुर से आते आते वेस्ट बंगाल में इतना पोल्यूटेड हो गया कि वो अनफिट हो गया, ड्रिंकिंग के लिए पोल्यूटेड हो गया। तो बेसिकली गंगा जल में नेचुरली इस तरह के वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफाज। ये इस स्पेसिफिक तरह के वायरस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को ही खाते हैं। बट ये बात समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि खाने वाले वहीं होंगे जहां पर खाना होगा, यानी बैक्टीरियोफाज वहीं पर होंगे जहां बैक्टीरिया होंगे। बिना बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफाज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस को सर्वाइव करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है और होस्ट बैक्टीरिया ही है। तो बेसिकली पानी में बैक्टीरिया तो हैं, बट उन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं बैक्टीरियोफाज, और उसी वजह से गंगा का जो पानी है, गंगा जल है, वो सालों साल तक खराब नहीं होता। इस तरह के बैक्टीरियोफाज जो हैं सिर्फ गंगा और यमुना के पानी में नहीं मिलते, ये मिलते हैं अधिकतर
वाटर बॉडीज में, दुनिया की जितनी भी मेजर नदियां हैं उनमें बैक्टीरियोफाज मिलते हैं, क्योंकि गेस व्हाट, वहां पर बैक्टीरिया होते हैं। तो जो भी नेचुरल हैबिटेट होते हैं, नेचुरल सिस्टम होते हैं पानी के, वहां पर बैक्टीरियोफाज आपको मिलेंगे। और कानपुर में जो इतना ज्यादा वेस्ट उसमें डाला जाता है, वेस्ट बंगाल तक वो पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उस पानी की जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड हो जाती है। और हम भी कलेक्टिव लेवल पर इतने बेवकूफ हैं कि एक तरफ माँ भी बोलते हैं और दूसरी तरफ उसमें इतना ज्यादा भर भर कर कचरा भी डालते रहते हैं। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो बेसिकली थोड़ी सरफेस लेवल की स्टडी लगी मुझे ये। नो डिसरिस्पेक्ट टू द क्रिएटर, वो साइंस कम्युनिकेटर है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर कोई और नॉर्मल यूट्यूबर होता तो शायद हम उनको इतना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते, बट चूंकि वो साइंस कम्युनिकेटर है इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता था इस पर। बट बहरहाल नदी से चलते हैं नहाने की तरफ। आजकल जो लोगों को लकवा और ब्रेन हेमरेज हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है उनका नहाना। अब आप बोलोगे सर नहाना कैसे हो सकता है? देखो, जो हमारे पूर्वज होते थे वो नदी पर जाते थे नहाने के लिए, तो सबसे पहले अपने पैरों को भिगाते थे, फिर धीरे धीरे घुटनों को, फिर धीरे धीरे चेस्ट तक पानी आता था और अंत में उनको सर पे पानी जाता था। लेकिन हम लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम लोग जाते हैं सीधे शावर चालू करते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर मग्गे से सर पे पानी डालना शुरू कर देते हैं। इससे तापमान में एकदम से बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण खून की जो वेसल होती है वो चौड़ी हो जाती है और जो ब्रेन की नसें होती है वो सिकुड़ जाती है। इसके कारण एकदम से लकवा हो जाता है। और आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर लकवा लोगों को बाथरूम में ही देखने को मिलता है। तो जब भी आप नहाने जाओ तो सबसे पहले पैरों पर पानी डाला करो, फिर कंधों पर पानी डाला करो और अंत में सिर पर पानी डाला करो। नहाने से दिमाग खराब होता हो नहीं होता हो, बट इस तरह की रील्स को देखने से दिमाग खराब लोगों का जरूर हो रहा है। बेसिकली ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। पहले जो काम करते थे वही करते जाओ, नई चीजों को यूज मत करो। सबसे ज्यादा मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर जब वो खुद ही इस चीज को फॉलो नहीं करते। पहले के जमाने में इंटरनेट पर बकवास नहीं किया करते थे लोग, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। सिंपलर टाइम्स, अनलेस कि आप बर्फ का पानी डायरेक्टली अपने सर पर डाल रहे हैं, थर्मल शॉक दे रहे हैं बॉडी को, तब तक ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि अधिकतर लोग रूम टेम्परेचर वाले पानी से या थोड़े से गर्म पानी से या थोड़े से ठंडे पानी से ही नहाते हैं, जो कि उनके बॉडी के तापमान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और हमारी बॉडी की रिमार्केबल एबिलिटी है अपने आप को एडजस्ट करने की चेंजिंग वेदर के साथ में। अब नहाने से लगती है ठंड, तो अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो ये मैम आपको कुछ बता रही हैं। ये रील देखने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो में बने हुए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपना रीच बढ़ाने की, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ताकि हम इन स्यूडो साइंस में इंफॉर्मेशन फैलाने वालों से थोड़ा टक्कर ले सकें। क्या आपको भी दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है? अगर हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी के कारण सर्दी ज्यादा लगती है। बता दें कि ऐसा यूं ही नहीं होता, बल्कि ऐसा एक विटामिन की कमी के कारण होता है। अरे अभी यही तो बताया, दोबारा सेम क्या है? जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है। आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी से आपको ज्यादा ठंड लगती है, जल्दी जुकाम हो जाता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी में बात कीजिए। ये कौन सी भाषा बोल रही हैं? इस विटामिन की कमी के कारण हमारा शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए असमर्थ हो जाता है। यही कारण है कि इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो आपको एक स्टैट बताना चाहूंगा, मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग था, शायद आपके लिए भी हो, कि भारत में विटामिन B12 डेफिशिएंसी कितने प्रतिशत लोगों को है। गेस करना चाहेंगे? इस वीडियो को पॉज करके जस्ट एक बार बिना चीटिंग के गेस कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि कितने परसेंट भारतीयों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है आपके हिसाब से। रेंज भी चलेगी, बट नो चीटिंग। डन? तो जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से 47% से लेकर 75%, जी हाँ 43% से लेकर 75% भारतीयों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपको थकान रहती है, बेवजह सोने का मन करता है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। स्पेशली उन लोगों को जो एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, बाकी दूसरे सोर्सेज से अंडा नहीं खाते हैं, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कई
ज्यादा गुना हो सकती है। और इनफैक्ट जो अंडा, दूध, बाकी चीजें खाते हैं उनको भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 की बायो अवेलेबिलिटी हर फूड में अलग अलग होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो तत्व आप ले रहे हैं किसी फूड से, वो कितना ज्यादा आपकी शरीर को लगेगा, असिमिलेट होगा आपकी बॉडी में। विटामिन B12 वैसे भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी और भी कम है। तो अगर आप उसके सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए, पर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी आप में है या नहीं। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर आप वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं तो आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी है तो भी देयर इज अ गुड चांस कि आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। गेट इट चेक्ड और उसका सप्लीमेंट जरूर लीजिए, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत सारे बीमारियों को खुला इनविटेशन देना है। नेक्स्ट है हमारी वायरल इन्फ्लुएंसर मैम। इनके बारे में और बाकी जो वायरल इन्फ्लुएंसर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनके बारे में मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताने की हम्बल कोशिश की थी कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और ये किस बेसिस पर ज्ञान बांट रहे हैं। मैदे वाली सारी चीजें बंद कर दे। पानी के साथ मिक्स होने के बाद चिपक जाता है, ग्लू की तरह बन जाता है। एंड वो जो ग्लू है आपके पेट में 7 से 10 दिन तक चिपक जाता है। फिर उसको स्क्रैप करना पड़ता है। आपके बॉडी में वो स्क्रैपिंग टूल और मैकेनिज्म नहीं है, नाइफ नहीं है वहां पे कि उसको स्क्रैप कर सके। आप मैदा ऐसे आटा बना के पेपर लगा अपनी आंतों को बाहर निकाल के पीरियोडिकली स्क्रैप करना पड़ेगा अब तो। के चिपका दीजिए दीवार पे, वो नहीं निकलेगा कई दिनों तक। मैदा इज वेरी स्टिकी, रिफाइंड फ्लावर, एंड हर चीज आजकल रिफाइंड हो गया है। रिफाइंड यानी फैक्ट्री में उसको इतना बारीक बना दिया गया कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुंह में गलता है और पेट में जाके चिपक जाता है। फिर उसके साथ आपके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप कितना भी अच्छा खाओ वो भी चिपक जाते हैं। व्हाट नॉनसेंस, सब चिपक जाता है, सब चिपक जाता है दोस्तों। They all start rotting, putrefying, releasing gases. Something is dying inside of it. It's not worth it. डेफिनेटली ये वर्थ नहीं है इनको देखना। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए आपको इनको देखना। सबसे पहली बात तो बिल्कुल वाहियात क्लेम है ये कि मैदा जाकर चिपक जाता है, उसको स्क्रैप करना पड़ता है खुरपी से या छुरी से जाकर। सच ए नॉनसेंस क्लेम, क्योंकि सबसे पहली बात तो, और ये बहुत वाइड वैरायटी के लोगों द्वारा किया गया क्लेम है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किया गया क्लेम है कि मैदा खाओगे तो मैदा चिपक जाएगा। और वो ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं आपको कई कई रील्स में, तो कि जैसे वो सीमेंट मिला रहे हो और वो सीमेंट से दीवार पर चिपका के दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मैदा जो आप खा रहे हैं, मैदा और आटे में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फाइबर का डिफरेंस है। फाइबर मैदे में कम होता है, बाकी आटा और मैदा अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फाइबर की वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको अच्छा बाउल मूवमेंट होता है और सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैदा खाओगे तो वो चिपक जाएगा। ऐसा कोई चिपकाने वाला मैकेनिज्म है नहीं, क्योंकि आप जो मैदा खा रहे हो उसको पका कर खा रहे हो या फ्राई करके खा रहे हो, तो बेसिकली, और उसको चबा भी रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि कोई आपके पेट में डायरेक्टली मैदा उड़ेल रहा हो। तो दोनों ही सूरतें पॉसिबल नहीं है। तो मैदा चिपकना पॉसिबल नहीं है पेट में। और जो हमारे स्टमक की लाइनिंग और आंतों की लाइनिंग ऐसी होती है कि उस पर कोई चीज आसानी से चिपक नहीं सकती। बेसिक गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी आंतों की लाइनिंग कैसी होती है, किस तरह से फूड एब्जॉर्ब करते हैं हम, फूड किस तरह से ट्रैवल करता है हमारी इंटेस्टाइन में। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का साइंस है जो अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं पता। वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने बनाया, उसमें मैंने बताया कि कैसे लोग एक एक दो हफ्ते के कोर्स करके अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं और लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों फॉलोअर्स लेकर इस तरह के ज्ञान की वर्षा करते हैं। स्पीकिंग ऑफ ज्ञान की वर्षा, एक और फॉल्स कंपैरिजन किया जा रहा है, वो भी देख लीजिए। Eating French fries is worse than smoking a cigarette. Yes. Yes? Yes. Wow. So let me tell you that French fries. क्या मैंने ठीक सुना? Eating French fries is worse than having a cigarette? Really? उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और वो पता नहीं कौन से ऑयल में हीट हुई है। वो ऑयल कितनी बार यूज हुआ है किसी को नहीं पता है, और जितनी बार ऑयल हीट होता है उतनी बार वो ट्रांस फैटी एसिड कन्वर्ट होता है, सो सीधा हार्ट में जाता है। नो डाउट फ्रेंच फ्राइज कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है खाना, और ना ही जो भी खा भी रहा होता है उसको पता होता है अच्छे से कि मैं इसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए तो नहीं खा रहा हूँ, टेस्ट के लिए लोग खाते हैं। और मोस्ट लोग, हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे,
खाते हैं उसको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, जो कि कंप्लीटली ओके चीज है, बट उसको सिगरेट से कंपैरिजन करना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्योंकि सिगरेट अपने आप में कैंसर को न्योता देना है और फ्रेंच फ्राइज खाना बिल्कुल अलग चीज है। हाउ कैन यू कंपेयर दीज टू थिंग्स? मुझे समझ नहीं आता ये पॉडकास्ट में आकर इतनी बकवास क्यों करते हैं लोग और लोगों को इतनी वाहियात जानकारी क्यों देते हैं और लोग इनको मान क्यों रहे हैं? इस पॉडकास्ट को कौन देख रहा है? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में, बट रिगार्डलेस ये दोनों चीजें सेम डेफिनेटली नहीं है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज इज नॉट गुड, बट ये इक्वलेंस की फ्रेंच फ्राइज इक्वल्स टू सिगरेट इज एक्चुअली नॉट फेयर। गुरु मनीष जी भी कुछ बता रहे हैं, उसको भी सुन लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं पहले तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? हाँ हाँ। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? सुस्त हो जाता है वो। सुस्त हो जाता है, फिर क्या करता है? वो खाना खाना छोड़ देता है, हाँ, खाना पीना आराम छोड़ से देता है। रेस्ट करता है, धूप सेकता है। आप उसका के बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता। इंसान एक ऐसा जीव है जो हम भी बीमार होने पर बटर चिकन तंदूरी चिकन नहीं खाते हैं, बट बीमार होने पर भी ना ब्रेड ढूंढता है, दूध ढूंढता है, पीली दाल ढूंढता है, खिचड़ी ढूंढता है, दही ढूंढता है। एक्चुअल में आयुर्वेद में कंसेप्ट है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। ओके। जब भी कभी आपको पहली बार डायबिटीज हुई, एग्जाम्पल, आपने क्या किया? आप गए डॉक्टर के पास, आपको जरूरत ही नहीं थी, आप उसी टाइम अपना खाना ठीक कर देते। डायबिटीज खाना ना खाने से नहीं होती सर, इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोन में गड़बड़ होती है तो डायबिटीज होती है। अगर खाना नहीं खाओगे डायबिटीज में, स्पेशली मीठा नहीं खाओगे एक लेवल के बाद, तो आप शुगर कोलैप्स से मर भी सकते हो। आपको शुगर को मेंटेन करना पड़ेगा जब डायबिटीज होती है, क्योंकि आपकी बॉडी शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रही है शुगर को मेंटेन करने के लिए। कभी बहुत ज्यादा शुगर पीक हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। 2-4 दिन में बॉडी खुद हरा देती है उसको, लेकिन डॉक्टर ने डायबिटीज को, आर यू किडिंग मी? क्या बोला? आप गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ, आपको बीपी होगा। वो हार्मोन है सर, जो हार्मोन आपकी बॉडी नहीं बना रही है, वही हार्मोन आप एक्सटर्नली ले रहे हो। अगर आप इस तरह की कोई थेरेपी करो कि आपकी बॉडी की जो पेंक्रियास सेल हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दें वापस से, ऐसी भी आजकल नई थेरेपीज आ रही हैं जो डायबिटीज को रिवर्स कर सकती हैं, तो उस केस में आपको नहीं लेना पड़ेगा एक्सटर्नल हार्मोन। पर ऑल अदर केसेस एक्सटर्नल हार्मोन नहीं लेगा तो इंसान मर सकता है। वो दवाई नहीं है, वो एक्सटर्नल हार्मोन है जो आपके पेंक्रियास नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनमें गड़बड़ है। डिफरेंस है गोली में और दोनों में। डॉक्टर साहब गोली खाओ, कब तक खाओ जी? जिंदगी भर खाओ। क्या कहें इनका? बेसिकली हमेशा जानवर और इंसान को कंपेयर करते हैं। जानवर तो इस तरह के पॉडकास्ट भी नहीं करता है, तो व्हाई आर यू डूइंग इट? रिगार्डलेस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखिए। बहुत सारे फंडामेंटल वीडियोस भी हैं कि कैंसर कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और बाकी तरह की वीडियोस भी हम धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स से सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे मेंबर बन सकते हैं तो आपका बहुत लेस देन अ कप ऑफ कॉफ़ी पर मंथ से आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आपको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलेंगे, नए नए वीडियोस, अभी मेंबर ओनली वीडियोस आने वाले हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट, वी डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम। तो मिलूंगा एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर, तब तक बी लॉजिकल।